हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की सामान्य हिंदी यानी कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर जो 2023 में हो चुका है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। पेपर का कोड नंबर है 302 ZN, ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट है, जिसका पूर्णांक कितना है, 100 नंबर का है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो कि ये पहला इसमें 2 खंड दिया गया होता है। ठीक है, एक क खंड करके दिया है, एक ख खंड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खंड क में देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न एक का क जो है, इसमें लिखा गया है अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। तो अष्टयाम कृति के जो लेखक हैं वो कौन है, नाभादास। ठीक है, पहला आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा दिया गया है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखित उपन्यास है वह सूरज का 7वां घोड़ा है। ठीक है, इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे ये भी मैं दिखाऊंगा, यानी कि बोर्ड की एग्जाम की कॉपी किस तरह से आपको लिखनी पड़ेगी, किस तरह से लिखना होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाऊंगा, लिखा हूँ और उसको आपको सामने दिखाऊंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ग का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखित नाटक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भारत सौभाग्य। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये कहा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भारत सौभाग्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया घ में इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि इसमें बताना है कि इनमें कौन सी आत्मकथा पर आधारित है। तो अर्धकथा ये जो है, ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा कि यात्रावृत्ति संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो इसमें जो होगा, इसका ऑप्शन जो सही है वो तीसरा सही है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा खंड का कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। तो ये 1 का क का आंसर हो जाएगा। और ये ख है, तो ख का देख रहे हो कि यानी सूरज का 7वां घोड़ा, ये आंसर हो जाएगा। ये करुणालय, यहाँ पर करुणालय नहीं रहेगा क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कौन सा हो जाएगा, भारत सौभाग्य। तो यहाँ पर आप लिख देना भारत सौभाग्य। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले का जो है, इसका आंसर जो है वो अर्धकथा है। ठीक है, अंगा वाले का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो यहाँ पर देख रहे हो कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, लिखा हूँ पूरा बकायदा बढ़िया से, और पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अंगा वाले का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये पहले प्रश्न का क वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का देखिए, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यानी कि इनमें से कौन सी काव्य कृति जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो है कितने नावों में कितनी बार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ख वाले का है तीसरा सप्तक तक। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन है, तो यानी तीसरे सप्तक का प्रकाशन कितना कौन सा है, 1959 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका दूसरे वाले का सही हो जाएगा। फिर इसमें लिखा गया है कला और बूढ़ा चांद कृति की रचना, यानी कि कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो होंगे वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, घ में कहा जा रहा है कि किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग हैं। तो यानी साकेत में क्या होते हैं, 12 सर्ग मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया है छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो छायावाद की प्रमुख जो विशेषता होती है ये प्रकृति पर आधारित, यानी उनके सौंदर्य पर आधारित होती है। तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें रहती है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से कॉपी में लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। तो 2 का क का आंसर कितना है, कितनी नाव में कितनी बार। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे। तीसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ, 1959 में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
और इसके ग वाले का जो आंसर है वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही पेपर में लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद घ वाले का साकेत सही है, तो यहाँ इसका आंसर साकेत इसमें लिख देंगे। और छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है, श्रृंगारस की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर श्रृंगारस की प्रधानता लिख देंगे, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये कहा जा रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक गद्यांश दिया गया, इसमें पढ़िए और पढ़ करके इसमें जो ये 5 पॉइंट जो दिया गया है इनका आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि अशोक वृक्ष की पूजा है, इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य के में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन है। सरस मतलब बहुत ही आसान या मधुर वर्णन है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का मतलब होता है रक्षा करने वाला या देखभाल करने वाला। कंदर्प देवता, कंदर्प देवता का मतलब कामदेव देवता का पूजा होती है, ठीक है। इसे हम मदनोत्सव कहते हैं। मदनोत्सव का मतलब ये प्राचीन इतिहास में ये एक उत्सव होता है जो कि बसंत पंचमी के दूसरे दिन मनाया जाता है और उस दिन केवल कामदेव देवता की पूजा होती है जिसे हम मदनोत्सव कहते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि महाराज भोज की सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोरम का मतलब बहुत ही आसान और मधुर वर्णन मिलता है। मनोरम को हम कह सकते हैं मन को भाने वाला, मधुर कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, मैं जब अशोक के लाल अस्तकों का मतलब होता है गुच्छा, यानी किसका, फूलों का गुच्छा को देखता हूँ तो मुझे यह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राजघरानों में साधारणतः रानियां अपने नुपुर चरणों के, नुपुर मतलब होता है पायल, चरणों मतलब होता है अपने पैरों में, यानी कि अपने पैरों में पायल को पहन करके, ठीक है। आघात मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ होगा चलने से, ठीक है। रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी, ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो ये कौन से लेसन से लिया गया, किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है, उनको इस संदर्भ में लिखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा है पहले वाले का कि प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड काव्य के अशोक के फूल, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना, हाईलाइट करना होता है। अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो खंड जो लिया गया है ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो यहाँ पर इसका पहले वाले यानी दूसरे वाले का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, यानी गंधर्वों और यक्षों की देन है, यानी इन्हीं की वजह से पूजा होती है। तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया है ना इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें व्याख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा गया असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में जो अशोक नाम का जो वृक्ष है उसकी पूजा नहीं होती है बल्कि उनकी अधिष्ठाता यानी कि जो राजघराने के जो लोग हैं उनके अधिष्ठाता यानी कि जो रक्षा करने वाले यानी कि उनकी देखभाल करने वाले जो कामदेव देवता हैं उनकी उत्सव यानी उनकी पूजा होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मदनोत्सव कहते हैं। और मदनोत्सव के बारे में अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, एक प्राचीन समय में ये उत्सव मनाया जाता था लेकिन अब नहीं मनाया जाता है, जो कि बसंत पंचमी के दूसरे दिन ये मनाया जाता था और इस दिन केवल काम देवता की ही पूजा होती थी, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वास्तव में अशोक की पूजा नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने वाले कामदेव देवता की पूजा होती थी, इसे मदनोत्सव कहते थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने नुपुर चरणों से आघात
से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा राजघरानों में, यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि राजघरानों में जो रानियां हैं अपने नुपुर चरणों से यानी कि अपने पैरों में पायल पहन करके जब चलती थीं तो उसकी छम छम की आवाज़ से जो रहस्यमय वृक्ष है यानी अशोक का पेड़ वह क्या होता था, पुष्पित हो उठता था। ठीक है, तो यानी उसको पुष्पित करने का कार्य कौन करती थी, राजघरानों की रानियां। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, राजघरानों की रानियां अशोक के वृक्ष को पुष्पित करती थी। ठीक है, फिर अगला जो 5वां प्रश्न इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है अधिष्ठाता और स्तवक शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर अधिष्ठाता का मतलब होता है देखभाल करने वाला या रक्षा करने वाला, स्तवक का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो 8वां यानी अथवा करके जो दिया है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा कि सर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो इसकी भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया चौथे में कह रहा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश हमारा, ठीक है, इस गद्यांश का हमें क्या करना है कि प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपको 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का हमें क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी कि इसका मतलब बसंत के दूत, बसंत के दूत का मतलब यहाँ पर है कोयल से। ठीक है, क्योंकि जब बसंत आती है बस तो उस समय क्या होती है, कोयलें कूकती हैं, यानी कि वो संदेश देती हैं कि बसंत आ चुका है। तो इसी को कहा जा रहा है कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हो जाएगा तुम कोयल के समान वाणी वाली इस बिरस मतलब होता है निरस पतझड़ में, यानी कि तुम कोयल के समान वाणी वाली इस निरस पतझड़ में अत्यधिक सुख देने वाली तुम कौन हो। इस लाइन का अर्थ ये हो जाएगा। फिर आगे लिखा गया है घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। घन मतलब होता है काले बादल। ठीक है, घन मतलब क्या होता है, काले, तिमिर मतलब होता है बादल। ठीक है, तो यानी कि इसमें कह रहा है कि घन तिमिर में चपला की रेख, यानी कि काले घने बादलों में जिस तरह से बिजली की एक रेखा दिखती है उसी तरह से तपन में शीतल मंद बयार, यानी कि ठीक उसी प्रकार गर्मी के समय शीतल यानी ठंडी ठंडी हवा देने वाली तुम कौन हो। ये इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे लिखा गया कहने आगंतुक व्यक्ति मिटा उत्कंठा विशेष। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक का जो शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा से है। ठीक है, तो इसमें कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटा उत्कंठा विशेष, यानी कि जो श्रद्धा है वो जब आती है तो विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती है उनको क्या करती है, उनको मिटा देती है। उत्कंठा का मतलब होता है जानने वाला या इच्छा रखने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यानी कि इसका मतलब कि जो है कि दे रहा कोकिल सामंत, कोकिल का मतलब होता है कोयल, सामंत का मतलब होता है सानंद का मतलब कि आनंद सा, यानी कि तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि जैसे दे रही कोई कोयल बड़े आनंद के साथ पुष्प को मधुर संदेश दे रही है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कोयल जो है, सुमन मतलब होता है पुष्प, यानी कि जैसे कोई जो कोयल है एक फूल को बहुत ही आनंद से एक मधुमय संदेश दे रही हो। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रश्न जो दिया गया उसका आंसर लिखना है। तो पहला कह रहा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर मैंने इसका लिखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका। ठीक है, ये जो खंड काव्य लिया गया है ये पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, ये आपको इसी तरह से लिखना है पेपर में। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जेल पेन से लिखा है, तो जो कि पीछे की चीज़ें यहाँ पर छप गई हैं, तो आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो ध्यान से करिएगा कि दूसरी साइड न छपे। ठीक है,
चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन की गई है ना उसी की व्याख्या करनी। तो मैंने अभी व्याख्या बताया है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तुम कोयल के समान वाणी वाली इस नीरस पतझड़ में भी अत्यधिक सुख देने वाली तुम कौन हो? काले घने बादल में बिजली की रेखा के समान और गर्मी में ठंडी ठंडी हवा के समान सुख देने वाली तुम कौन हो? ठीक है, ये इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे दिया गया है चपला तथा उत्कंठा के अर्थ। चपला का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने बताया है कि चपला का जो अर्थ होता है बिजली से, और उत्कंठा का मतलब होता है जानने वाला या जिज्ञासा रखने वाला। ठीक है, आगंतुक व्यक्ति से किसको यानी आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिजली का अर्थ, यानी चपला का अर्थ हो गया बिजली, और उत्कंठा हो गया जानने वाला या जानने की इच्छा रखने वाला। और ये पांचवा जो है इसका जो अर्थ हो जाएगा आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया जाता है, यानी आगंतुक व्यक्ति का मतलब श्रद्धा से यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन अथवा करके दिया है, तो ये आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए भी होमवर्क है। ठीक है, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक चीज़, क्योंकि हमें अथवा करके दिया जाता है केवल एक ही करना होता है, तो मैं केवल एक ही चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, आपको ये स्वयं करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यानी कि इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनमें से किसी एक लोगों का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद ख वाले में से भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर कवि दिए गए हैं, तो इनमें से केवल एक कवि का आपको जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय देना होगा, जिसमें सुमित्रानंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा है और रामधारी सिंह दिनकर है। तो जिसमें मैंने महादेवी वर्मा जी का पुरानी वीडियो में ये जीवन परिचय करा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद छठा दिया गया पंचलाइट की यानी जो पंचलाइट कहानी है उसका सारांश देना है। तो ये आपको मैं पंचलाइट की जो कहानी का सारांश है इसकी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो और खंड काव्य दिए गए, जिनमें से आपको केवल एक खंड काव्य का आंसर देना है। ठीक है, देख सकते हो 7वें प्रश्न में। फिर उसके बाद 8वें में आ जाइए। 8वें में कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देख रहे हो दिया गया है, दो ठे अथवा करके दिया गया है, तो एक का हमें अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया अथय शकुनि सर्वेशा मध्याय दशाय ग्रहणार्थ कृत्वा अश्रावयत तत् एक काक उत्तिष्ठ तावत् अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुख कुद्रस्य च कीदृश भविष्यति अनेन हि क्रुदेन अवलोकिता वयं तप्ताकटाहे प्रचित्ताप्तशिला इव अत्रैव धन्यक्षम ईदृश्यो राजां महाम न रोचते इत्यादि। यानी इसका हमें अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर संदर्भ में हमें लिखना होगा कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलुक जातम शीर्षक से लिया गया है। यानी कि ये जो है, जो इतना खंड काव्य जो लिया गया है, ये जो हमारा है ये उलुक जातम नामक शीर्षक से लिया गया। यानी कि उल्लुक जातक यानी कि एक उल्लू जात की एक पक्षी होती है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा वर्णन हुआ है, तो उसका यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, अथर्व मतलब होता है इसके बाद, शकुनी मतलब होता है चिड़िया, सर्वेशम यानी सभी के मध्य। ठीक है, यानी कि सभी के मध्य से। तो इसका अर्थ हो जाएगा इस लाइन का कि इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। ठीक है, 3 बार सुनाने का मतलब कि घोषणा 3 बार की कि जो उल्लू नाम का जो पक्षी है उसको राजा बनाया जाए, राजा बनाया जाए, राजा बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे लिखा गया तब एक कौवा उठकर बोला। यहाँ पर लिखा गया है ना, तत् एक काका उत्तिष्ठा, यानी कि तब एक कौवा उठकर बोला जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय ही
ऐसा मुख है तो क्रोध होने पर कैसा होगा। यानी कि तत् एक काका उत्तिष्ठा, तत् मतलब तब, एक का मतलब एक, काका मतलब होता है कौवा, उत्थाय मतलब उठा, तत् यानी तब एक कौवा उठकर बोला जरा ठहरो। इस समय अस्य तस्मिन यानी इस समय राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है, तो जब ये क्रोधित होगा तो कैसा होगा। अनेन ही क्रुदेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे। ठीक है, तप्त कटाहे, तप्त मतलब होता है गर्म, कटाहे मतलब कढ़ाई। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि इसके क्रोधित होकर हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों के तरह जल भुन जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा। तो एक बार अर्थ फिर से देख लीजिए। इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवा उठकर बोला जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय ही ऐसा मुंह है तो क्रोध होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों के तरह जल भुन जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका पूरा ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर खंड ख में दिया गया है, इसमें भी केवल एक ही करना है। ठीक है, अथवा करके 2 दिया गया है, केवल एक करना है। तो यहाँ पर देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमातम व्यसनेन च मूर्खाम निद्रया कलहेन वा। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक मूर्ख लोग होते हैं। तो इनकी जो समय है वो कैसे बीतती है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि काव्य शास्त्रेण विनोदेन कालो गच्छति, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो बाकी जो समय है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है। बाकी जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुरी संगत, व्यसन, निद्रा और लड़ाई झगड़े में उनका समय बीतता है। यही इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना, संदर्भ सहित लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा है। बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्यों तथा शास्त्रों आदि अध्ययन में व्यतीत होता है, मूर्ख लोगों का समय व्यसन, निद्रा और लड़ाई झगड़े में बीतता है। यही इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें में कहा जा रहा है कि लोकोक्तियां या मुहावरे में से किसी एक का अर्थ वाक्य प्रयोग बनाइए। तो इसमें 4 दिया गया, चारों में से किसी एक का करना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ईद का चांद होना। ईद का चांद का मतलब होता है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। मुहावरा ये है, अर्थ इसका है बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जब मोहन ने श्याम से बहुत दिन बाद मिला तो मोहन ने बोला भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 10वें में यहाँ पर दिया गया संधि विच्छेद का विकल्प चुनना है। तो इसमें दिया गया कविंदुम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, यानी कविधन इंदुम। ठीक है, इसका पहला आंसर। ठीक है, दूसरे का मनवंतरे में संधि विच्छेद करना, मनवंतरे का संधि विच्छेद क्या होगा, मनुधन अंतरे हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला यानी ए सही हो जाएगा। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन इत्रम, यानी डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का अर्थ यानी प्रश्न मैंने यानी जो आंसर होता है वो लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क में पहले का आंसर कौन हो जाएगा, कविधन इंदुम। ठीक है, मनवंतरे में संधि विच्छेद हो जाएगा मनुधन अंतरे, पोधन इत्रम हो जाएगा पवित्रम का। ठीक है, ख वाले में आ जाइए। ख वाले में भी देखिए ये कहा जा रहा है ख में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर भी विकल्प चुनना है। तो कह रहा है आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा सही होगा, तो इसका जो होगा डी वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ख का पहले का आंसर लिख दिया षष्ठी विभक्ति द्विवचन।
फिर उसके बाद नाम भ्याम शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा ए वाला सही ऑप्शन होगा, यानी तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तृतीया विभक्ति द्विवचन। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 11 का क। ठीक है, 11 क में लिखा गया है कि शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यहाँ पे लिखा है अशक्त आसक्त। अशक्त का मतलब होता है जो शक्तिहीन होता है, और आसक्त का मतलब होता है मोहित होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शक्तिहीन मोहित। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 के का आंसर यहाँ पर हो जाएगा शक्तिहीन मोहित, पहले का आंसर। ठीक है, दूसरे का है भवन और भुवन। भवन मतलब होता है घर, भुवन मतलब होता है संसार। ठीक है, यहाँ पर भुवन का तात्पर्य लोक से होता है, लेकिन यहाँ पर लोक का मतलब हो गया पूरा संसार। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी सही होगा, घर संसार। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घर संसार, दूसरे का। ठीक है, इसमें दिया गया कह रहा है कि शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो पहला है चपला। चपला मतलब होता है बिजली, और दूसरा जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है स्त्री या लक्ष्मी कह सकते हैं। ठीक है, चपला के दो अर्थ हो जाएंगे, एक बिजली, दूसरा स्त्री या फिर लक्ष्मी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका ख का आंसर लिख दिया बिजली और लक्ष्मी। ठीक है, फिर इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनिए। तो कह रहा है कि बहुत कम बोलने वाला, यानी कि जो बहुत कम बोलता है उसको हम कहते हैं मितभाषी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है का आंसर मितभाषी। फिर कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि जो अधिक जानने की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 में, इसमें वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण देना है। यहाँ पर दोहा तथा कुंडलियों का छंद तथा लक्षण दीजिए। तो इसका मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, तो इसका भी हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से आपको देख रहे हो कि 13वें में दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है सफाई के लिए नगर पंचायत की। ठीक है, या फिर पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए निकटस्थ जो बैंक है उस बैंक के शाखा का प्रबंधक के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसमें से किसी एक का करना है जो कि 6 नंबर का होता है। तो इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर देख लो कह रहा है कि इनमें से किसी एक पर हमें क्या करना है, निबंध बताना है। तो इसमें मैंने दूसरा वाला, यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है निबंध है, इसकी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो वहाँ से इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये केवल आपका कितने 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि उससे मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का कंप्लीट सोल्यूशन। तो इसी तरह से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।